Hello students, today I will be telling you about strength of material questions, that is question number 1 to 38. So let us start. First question is the modulus of elasticity is defined as the ratio of, देखिए modulus of elasticity जो modulus of rigidity, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है इसको हम लोग कभी कभार शेयर मॉडुलस भी कहते हैं, या तो रिजिडिटी मॉडुलस या तो शेयर मॉडुलस. सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कौन सा होगा? सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका next question is, if the Young's modulus of elasticity of material is twice its modulus of rigidity, then the Poisson's ratio of the material is, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि what is given here it is given that if the Young's modulus of elasticity, if the Young's modulus of the elasticity of the material is E is equal to, यहाँ पे ये दे के रखा है कि जो E है E is equal to twice the modulus of rigidity C, then the Poisson's ratio. हमें एक रिलेशन पता है, शायद सभी को पता होगा, Young's modulus of elasticity is equal to the 2G into the 1 plus mu. अगर ये रिलेशन है हम लोग के पास और अगर इन दोनों को इक्वेट करना है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 2G कैंसिल कर देंगे तो फाइनली यहाँ पे कितना होना चाहिए? 0 हो जाएगी. अगर E में मैं 2G लिख दूंगा तो 2G और 2G कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस म्यू हो जाएगा. सो म्यू विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो आंसर नंबर डी 0. नेक्स्ट है आपका limit of proportionality depends upon the proportionality limit. देखिए माइल्ड स्टील का ग्राफ सभी को पता होगा. पहला स्टार्ट होते हैं, एक बार मैं माइल्ड स्टील ग्राफ के बारे में बता देता हूँ. माइल्ड स्टील का जो ग्राफ है स्टील के लिए, इसमें सारा चीजें आ जाता है. ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. इसके बाद इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग. इसके बाद हो गया अल्टीमेट पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग, अल्टीमेट पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट. तो ये हो गया हम लोग का माइल्ड स्टील का ग्राफ. ठीक है, माइल्ड स्टील के ग्राफ. तो इसमें हमें ये पूछा है, जो ये वाली पॉइंट है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ मटेरियल, या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच हुक लॉ इज no longer true when stretching a material. The elastic limit is the point. देखिए इसका मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कभी भी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाहर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है. इट मीन्स दैट Hooke's law is valid up to only the proportionality limit. और elastic point क्या है? Elastic limit is the point beyond which if the material you are stretching becomes permanent, you are stretching it becomes as permanently stretched so that the material it does not return to its original length when the force is removed. So it depends upon the, so limit of proportionality, it depends upon what? Limit of proportionality, it depends upon answer number 3, that is type of material. उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक
कांस्टेंट कितना होगा, कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट आप लोगों के पास होगा। देखिए फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनस एंड इलास्टिक के बारे में कह रहा है, होमोजेनस के बारे में कह रहा है, आइसोट्रोपिक के बारे में कह रहा है। अगर आइसोट्रोपिक होमोजेनस होगा तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट दो होगा, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। और अगर ऑर्थोट्रोपिक और अगर एनिसोट्रोपिक होगा, दैट इज ऑर्थोट्रोपिक होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में 2 होगा, 2 दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस जी। इसके बाद इफ ए थिन सिलिंड्रिकल शेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का रेशियो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का रेशियो है PD बाई 4T और हुप स्ट्रेस का रेशियो है longitudinal stress and hoop stress, so hoop stress ये हो गया longitudinal और ये हो गया hoop stress is equal to PD by 2T and longitudinal भी, the ratio of the longitudinal to दोनों को डिवाइड किया जाए तो वैल्यू आएगा हाफ। सो आंसर नंबर ए। सो हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ प्रिज्मेट्रिक बार आर डबल्ड देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन इट अंडर ईच ओन वेट कितना होगा। अगर एक प्रिज्मेटिक बार है उसका हर एक डायमेंशन डबल्ड हो गया है तो उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा अंडर इच ओन वेट, देखिए मैं यहाँ पे करके रखा हूँ इलंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार, जैसे डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए या पी एल बाई 2 ए। देखिए जो डेल्टा एल है ये एक्चुअल फॉर्मूला है पी एल बाई ए, लेकिन ये हो गया डेल्टा एल बिकॉज ऑफ द लोडिंग। लेकिन अगर सेल्फ वेट के लिए देखा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा पी एल बाई 2AE। ठीक है, वही है फॉर्मूला पी एल बाई 2AE या डब्ल्यू एल बाई 2AE। उसके बाद जो P लिखा हूं या W लिखा हूं ये हो जाएगा लोड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू द वॉल्यूम। ठीक है, सो W इज इक्वल टू द गामा इनटू द वॉल्यूम, सो एरिया इनटू लेंथ हो गया। सो द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट इनटू द एरिया इनटू द वॉल्यूम इनटू द लेंथ एल बाई 2AE। सो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ इस तरफ, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू द गामा एल बाई 2E। तो इससे मैं देख पा रहा हूँ स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गामा एल बाई 2E, स्ट्रेन इनटू द यंग्स मॉडुलस बन जाएगा फाइनली हम लोगों का स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू द गामा एल बाई 2। So it means that stress is directly proportional to the length L। इसका मतलब यही है कि if all the dimensions of the, अगर मान लीजिए प्रिज्मेटिक बार का डायमेंशंस डबल हो जाता है तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेस जो है वो भी डबल हो जाएगा, that is it will be increased to the 2 times, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है the relationship between Young's modulus, bulk modulus and Young's modulus of elasticity is equal to the 2G into the 1 plus। दो ही रिलेशन है हम लोग के पास, या तो E is equal to the 2G into the 1 plus mu, या तो E is equal to the 3K into the 1 minus of 2 mu, या तो Young's modulus of elasticity is equal to 9 kg divided by the 3K plus the G। ठीक है, या पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू द 3K माइनस ऑफ द 2G बाई द 6K प्लस द 2G। ये 4 फॉर्मूला है
3k माइनस होगा 2g बाई 6k प्लस द 2g या 9kg बाई 3k प्लस g। यार k का मतलब है बाल्क मॉडुलस और g का मतलब है रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। सो इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू वो होगा -1 से 0.5, -1 से लेके -0.5। तो अगर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू देखा जाए, पॉइजन्स रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.5 होगा। और ये भी चीज आप लोग को याद रखना है कि जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है वो 0.5 बनता है, वो किसके लिए बनता है? द 0.5 वैल्यू इज एक्चुअली फॉर द 0.5 एंड 1। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है हम लोगों का लिमिटिंग वैल्यू और पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्या होगा? -1 से लेके 0.5 तक होगा। 0.5 मैक्सिमम होगा और -1 मिनिमम होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए मिनिमम वैल्यू 0 होते हैं, जो कि कॉर्क का होते हैं, CORK, कॉर्क, जो कि हम लोग बॉटल की जो ढक्कन होता है वो बनाते हैं कॉर्क्स मटेरियल से, उनका पॉइजन्स रेशियो 0 होता है। ठीक है, और मैक्सिमम 0.5 होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पूछा जाएगी तो -1 से लेके 0.5 ए। उसके बाद नेक्स्ट है द इलोंगेशन ऑफ ए कॉनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू द इलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट और ओन वेट इज इक्वल टू WL² बाई द 6e एंड प्रिज्मेटिक बार WL² बाई द 2e। सो अगर कॉनिकल बार को देखा जाए और प्रिज्मेटिक बार को देखा जाए, द कॉनिकल बार इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ दैट ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, 1/3 डेप्थ ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज से, यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में कह रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, अगर से हर एक पॉइंट में होते तो वो हो जाता है होमोजेनस, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन पे पूछे है कि ऑल डायरेक्शन पे होगा, दैट इज आइसोट्रोपिक, दूसरा ऑप्शन। फिर इसके बाद 2 bars of different materials are of the same size and are subjected to same tensile forces if the bar have elongations if the bar have unit elongations in the ratio 4:7, then the ratio modulus of elasticity of the two material is, देखिए पहले तो है डेल्टा एल इज इक्वल टू द PL बाई द AE। अब डेल्टा एल बाई इज टू डेल्टा L1 L2 दोनों का रेशियो क्या गिवन है? 4:7। तो यंग्स मॉडुलस की रेशियो क्या हो जाएगा? PL डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इज इक्वल टू द PL1 बाई A1 E1 प्लस PL2 बाई द A2 E2। सो अगर देखा जाए तो डेल्टा L1 बाई द डेल्टा L2 इज इक्वल टू द डेल्टा इट विल बी इक्वल टू द इनवर्स रेशियो हो जाएगा E2 बाई द E1। सो 4/7 दे के रखा है, 7/4 हो जाएगा। E1 is to U2 is equal to the 7:4 हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ए प्रिज्मेटिक बार ऑफ वॉल्यूम V is subjected to a tensile force in longitudinal direction if the Poisson's ratio of the material is mu and the longitudinal strain is E, then the final volume of the bar becomes as final volume कितना होगा? then the final volume of the bar is option number 3, that is 1 plus E into 1 minus of mu into the E square into the volume V, option number C। next है if a composite bar of steel and copper is heated then the copper bar will be under, देखिए स्टील और कॉपर की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखना है दोनों के। देखिए स्टील का है 12 इंटू 10 पावर ऑफ -6, लेकिन कॉपर का क्या है 17 इंटू 10 पावर ऑफ -6। मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कॉपर का ज्यादा है स्टील से, मतलब कॉपर क्या होगा, कॉपर एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसमें
कंप्रेसिव फोर्स होगा कॉपर में, तो इसीलिए क्या होगा, कॉपर बार विल बी अंडर कंप्रेशन बी। देखिए दो चीजें हैं, आप लोगों को ये चीज याद रखना है, मैं बता रहा हूँ एकदम फुल्ली अच्छी तरह इसको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है कैसा है काम करता है। देखिए मेरे पास दो मटेरियल है, ठीक है, एक तो ये मटेरियल, एक तो कॉपर ले लीजिए, एक स्टील ले लीजिए, ठीक है, दो मटेरियल है। दोनों मटेरियल से अगर देखा जाए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का ज़्यादा है, मतलब अगर दोनों को मैं खींचूंगा तो ये ज़्यादा खींचेगा इन कंपैरिजन टू द ये। अब लेकिन क्या है, इन दोनों का जो पोजीशन क्या है सेम ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों को खींच रहा हूं तो, लेकिन एक पोर्शन क्या है, एक पोर्शन उसको ब्लॉक कर रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या है, ये तो कुछ हद तक खींच जाएगी, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक खींच जाएगी, लेकिन ये वाला पोर्शन खींचेगी नहीं, उल्टा क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी खींच चुका है, क्योंकि ये ज्यादा कॉपर जो है वो जल्दी खींचता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कॉपर और स्टील को देखा जाए, अगर ये कॉपर हो गया और ये स्टील हो गया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक है, अब मैं एक्सपांड, कॉपर जो है ये एक्सपांड होने का कोशिश करेगा, लेकिन ये मटेरियल जो है ब्लॉकेज उसको रोकेगा, रोकने के कारण कॉपर में क्या होगा, कॉपर में कंप्रेशन होगा। इसीलिए यहाँ पे कॉपर बार और स्टील बार को देखा जाए, स्टील तो क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टील एक्सपांड करेगा, लेकिन कॉपर क्या होगा, कंप्रेस होगा। सो आंसर विल बी आंसर नंबर 2, दैट इज कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, ये हो गया टॉपिक आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट है और ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के वैल्यू है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना कितना वैल्यू है, स्पेशली ESE एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है ये सारा वैल्यूज, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यूज। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज इक्वल टू, अब देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड, खासकर ये जो भी क्वेश्चंस है ये मैं आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जगह से जाके ये एक्चुअली आना चाहिए था आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है, तो चलिए मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ कितना होना चाहिए, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख के रखा हूं मैं, for the design purpose the effective length of a weld is taken as the actual length of the weld minus of the twice of the size of the weld, actual length of the weld minus of twice of the size of the weld, ठीक है। size of the weld क्या है, the minimum length of the leg of the weld, उसके बाद है leg of the weld the sides containing the right angles, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू द ओवरऑल लेंथ माइनस ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ द वेल्ड साइज। नेक्स्ट है द साइज ऑफ ए राइट एंगल्ड फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय, साइज कैसे, साइज को हम लोग कैसे दिखाएंगे, द साइज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज इक्वल टू, कैसा होगा, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज इक्वल टू द 0.70 इंटू द मिनिमम, 0.70 इंटू द मिनिमम लेग लेंथ, therefore the size of weld throat thickness is equal to the 0.7 into the minimum leg length, therefore size of weld is equal to the 1 by 0.7, that is 1.43 into the throat thickness। इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है, देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कंफ्यूजन ये है कि एक तो हो गया थ्रोट थिकनेस
और दूसरा हो गया साइज ऑफ द वेल, द थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ द minimum leg length, 0.7 times of the minimum leg length, whereas the size of the well is equal to the 1 by 0.7 मतलब 1.43 into the throat thickness. तो आंसर विल बी आंसर नंबर बी हो जाएगा 0, that is 0.414 into the throat thickness. नेक्स्ट है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड डिजाइन टू ट्रांसमिट एक्सियल लोड शेल नॉट बी लेसर देन, क्या होगा देखिए, फिलेट वेल्ड विथ एन इफेक्टिव लेंथ less than 4s or less than 40 mm should not be used to carry load. So answer will be answer number B, 4 times the effective length of the fillet well will be equal to the 4 times the size of the well, should not be lesser than. Size of the fillet weld with unequal leg is equal to size of the fillet weld with unequal length. That unequal length will be equal to the smaller leg length. A, option number A, that is smaller leg length, longer leg length, throat thickness, average of the size of the fillet weld is with unequal legs is equal to the smaller leg length. नेक्स्ट है वीकेस्ट सेक्शन इन ए फिलेट वेल्ड. सबसे वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होगा फिलेट वेल्ड में? सबसे वीकेस्ट सेक्शन होगा फिलेट वेल्ड में दैट इज द थ्रोट ऑफ द फिलेट. अगर फिलेट वेल्ड को देखा जाए द थ्रोट ऑफ द फिलेट, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फिलेट वेल्ड. इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू द 0.707 into the size of well 1.41 a function of the angle between fusion faces. What is the effective throat thickness? The effective throat thickness is equal to what is the effective throat thickness? The effective throat thickness is equal to next effective throat thickness of a fillet weld is answer will be answer number C. क्यों? द थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू द कांस्टेंट k इनटू द मिनिमम लेग लेंथ. लेकिन k किसके ऊपर डिपेंड करता है? k डिपेंड करता है एंगल के ऊपर. सो 0.60 to 90, 91 to 100, सो सबके वैल्यू k का वैल्यू डिफरेंट होगा. 0.7, 0.65. एक्चुअली द इफेक्टिव थ्रोट इज द फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेजेस. नेक्स्ट है if the V is the width of the plate and D is the diameter of the rivet, then the efficiency of a riveted joint having diamond riveted is given by, option will be option number A, that is B minus of the D by B. डायमंड रिवेटिंग के लिए efficiency is equal to B minus of D by B. What will be the weakest section? What will be the weakest section in a diamond rivet? The weakest section in a diamond rivet is 11, 11, 22, 33, 44. The option will be option number 1 because it is here only one hole is present, so weakest section is the section 11. According to Unwin's formula, Unwin's formula कौन सा होगा? Unwin's formula will be equal to the 6 into the root t. दूसरा equation होगा 6 into root t. A flat carrying a pull of 690 kilonewton is connected by a gusset plate using rivets. देखिए इसमें क्या करना है,
flat carrying a pull of 690 kilonewton is connected to a gusset plate using rivets. देखिए लिख के रखा हूं, नंबर ऑफ रिवेट्स कितना होगा, नंबर ऑफ रिवेट्स विल बी इक्वल टू द टोटल लोड डिवाइडेड बाय द रिवेट वैल्यू। यहाँ पे जो रिवेट वैल्यू है कि कौन कौन सा वैल्यू दे के रखा है 68.5, 46 एंड 69, इन तीनों में से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 46 है। सो 690 को अगर मैं 46 से डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 15। If the rivet value is itna and the force in the required is itna, then the number of the rivet required, number of rivets kitna hoga, number of the rivets is equal to the force divided by the rivet value 16.3 divided by 16 by nearly 1। but in connection of gusset, लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर द कनेक्शन ऑफ द मेंबर्स टू ए गजट प्लेट, यहाँ पे गजट प्लेट को कनेक्ट कर रहा है दो मेंबर, इसीलिए दुगुना होगा। बट इन कनेक्शन, ये कुछ सेंटेंस आप लोगों को याद रखना है, बट इन कनेक्शन ऑफ गजट प्लेट मिनिमम रिवेट इज 2। इन द रिवेटेड कनेक्शन शोन इन फिगर which of the rivet will be subjected to the maximum stress, कौन सा रिवेट मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, कौन सा वाला रिवेट में सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस अगर देखा जाए, रिवेट ए में होगा, बी एंड डी में होगा, सी एंड डी में होगा, या ए एंड सी में होगा। तो अगर देखा जाए तो फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द रिवेट इज ऑप्शन नंबर बी में होगा, डेट इज बी एंड डी। सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा बी और डी में, बी पॉइंट और डी पॉइंट में। When a member is subjected to axial tensile load, the greatest normal stress is given by tensile load लगा कर रखा है। The normal stress is equal to the load by the area, which will be equal to the half of the, which will be equal to how much, which will be equal to the 2 times of the maximum tensile load is equal to the, or the maximum shear stress is equal to the तो अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाउ मैक्स, मतलब ट्वाइस ऑफ शियर मैक्सिमम। सो इसका ऑप्शन होगा ट्वाइस द मैक्सिमम शियर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद होगा एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन्ड बॉडी कैरिंग टू अनइक्वल unlike principal stresses P1 and P2, P1 is greater than P2, then the maximum shear stress, maximum shear stress कितना होगा, maximum shear stress will be equal to the half of the P1 minus of P2, that is option number C, P1 minus of the P2 divided by 2 maximum। अगर मैक्सिमम देखा जाए नॉर्मल स्ट्रेसेस की फार्मूला है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा इनका cos 2 थीटा, एंड शियर स्ट्रेसेस की है सिग्मा 1 माइनस ऑफ द सिग्मा 2 बाय इनका sin 2 थीटा। अगर मैक्सिमम करानी है तो sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब थीटा 45 डिग्री या 135 डिग्री होना होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द सिग्मा 1 माइनस ऑफ द सिग्मा 2 बाय 2। उसके बाद इफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस देन द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। देखिए एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा n इज इक्वल टू द सिग्मा बाय 2 माइनस ऑफ द सिग्मा बाय cos थीटा एंड शियर इज इक्वल टू द सिग्मा बाय 2 इनटू sin 2 थीटा। अगर 45 डिग्री में देखा जाए सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एंड टाउ इज इक्वल टू द सिग्मा बाय 2। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 45। whenever एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी या एंगल होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट होगा if the principal stresses at the point in a strained body are P1 and P, if the principal stresses का वैल्यू है P1 and P2 और P1 greater है in comparison to the P2, then the resultant stresses on a plane carrying the maximum shear stress is equal to, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा
देखिए नॉर्मल स्ट्रेसेस अक्रॉस द सेक्शन इज, नॉर्मल स्ट्रेसेस का वैल्यू आप लोगों को पता है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला से। शियर स्ट्रेस के भी पता है। अब रिजल्टेंट मैं क्या करूंगा, रूट ओवर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस ताउ स्क्वायर। अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगा रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू द रूट ऑफ और द रूट ओवर ऑफ द सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस द सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस द सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। So option will be root over sigma 1 square plus the sigma 2 square divided by 2. नेक्स्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन जो है ईएस में भी आ चुका है, दैट इज रूट ओवर sigma 1 plus the sigma 1 square plus the sigma 2 square divided by option number B. लास्ट क्वेश्चन है, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिग्यूटी इज इंक्लाइंड टू द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट एन एंगल ऑफ, कितना एंगल में ये इंक्लाइंड होगा, एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री दैट इज पाई बाई, एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री दैट इज पाई बाई 4 प्लस सिग्मा मैक्स बाई 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बाकी जो मैं 30 क्वेश्चंस के मैं सेट बनाऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे गुप्ता एंड गुप्ता में मैं सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग बस इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।